गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेहद आसान टॉपिक अपवर्तन के उदाहरण पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उनमें से मैं आपको 2 एग्जाम्पल तो करा चुका था। तारों का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं सबको पता होगा। सूर्य उदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देना। आप आज इन दोनों घटनाओं को देख भी सकते हो, ठीक है ना। और देखना, और मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखना जिसमें मैंने इन दोनों एग्जाम्पलों को समझाया है। समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो आप मुझे बताना, ठीक है ना। तो आज हम उन्हीं 2 टॉपिकों को आगे बढ़ाते हुए आज तीसरा टॉपिक है हमारा कि जल से भरा हुआ कोई एक पात्र है, ठीक है। उस पात्र की तली को देखना तो आपको उठी हुई दिखाई देगी। ऐसा क्यों, बता सकता है कोई? किसके कारण होता है ऐसा? अपवर्तन के कारण। उस तली में कुछ भी रख दो, आप मार्कर को रख दिया तो अब देखो तो भी वो उभरा हुआ दिखेगा। सिक्के को रख दो तो भी वो उभरा हुआ, उभरे हुए को मैं यूं भी कह सकता हूं कि उठा हुआ दिखाई देगा। एक कागज पर, कागज ले लो, कागज तो थोड़ा गल जाएगा, और कुछ ले लो और उस पर कुछ शब्द लिख दो आप। जैसे लिख दिया आपने रसगुल्ले, ठीक है ना। उसको उस पात्र में रख दो जो जल से डूबा हुआ है, तली में रख दो, उस पात्र की तली में रख दिया, देखना वो शब्द आपको उभरे हुए दिखाई देंगे। क्यों, किसके कारण बताओ? अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। किसके कारण बेटा? अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। और कोई भी वस्तु सघन माध्यम में रखी हो, आप विरल माध्यम से देख रहे हो, रेयर मीडियम से देख रहे हो, 100% आपको वो उभरी हुई दिखाई देगी। क्यों, ऐसा क्यों होता है? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, ठीक है ना। तो उन्हीं को हम अभी विजुलाइज करने वाले हैं प्रैक्टिकली तौर पर, और आप भी प्रैक्टिकल घर पे अपने पे कर सकते हो। कोई जल से भरा हुआ पात्र है, कितना बड़ा पात्र ले रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना बड़ा उपलब्ध है आपके घर में। उसमें एक ऐसे ही, या तो मारकर, छोटा पात्र है तो उसमें मारकर को डाल देना, या कोई छड़ लेकर के उसमें डालना, तो जो हिस्सा उसके अंदर डूबा हुआ है ना, वहां से छड़ आपको मुड़ी हुई दिखाई देगी। ये भी किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। तो कहने का मेरा जो तात्पर्य यही है कि कोई भी वस्तु अगर सघन माध्यम में रखी है और ऑब्जर्वर विरल माध्यम में खड़ा है तो उसको सघन माध्यम की चीज उठी हुई दिखाई देगी। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो इनको अपन समझ भी लेते हैं डायग्राम के द्वारा। दोनों मैंने आपको क्लियर करा चुका हूं। तीसरा देखो, जल से भरे पात्र की तली का या सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। देखो ये एक पात्र है बेटा, पात्र, और इसमें मैंने क्या भर दिया? सुंदर सा जल भर दिया। ओके, साफ, सुंदर का मतलब यहां साफ जल से है, ठीक है ना। इसके तली पर, जो ये तल है, तल, बॉटम, इस पर मैंने कॉइन रख दी, सिक्का रख दिया। एक ये सिक्का रखा हुआ है, तो ये कहां विजुलाइज होगा मुझे जरा देखें। सिक्के को मैं ऑब्जेक्ट मान लेता हूं, वस्तु है। ऑब्जर्वर, प्रेक्षक मेरा यहां खड़ा है विरल माध्यम में, प्रकाशिक विरल माध्यम, वायु में खड़ा है, ठीक है ना। अब देखो वो देख रहा है, तो इमेज के निर्माण के लिए, प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम 2 किरणों का होना जरूरी होता है ना। 2 किरणें जरूरी है।
एक किरण तो बेटा ये जा रही है, देख लो आप, ये जा रही है, ये सरफेस है, दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह है। तो जब सघन से विरल में जाएगी, जहां टकराई वहां आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर मैंने अभिलंब ड्रॉ कर दिया। तो सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब, इसको जाना तो कैसे था बताओ, कैसे जाना था बेटा, इस प्रकार से जाना था, लेकिन अभिलंब से कहां हट गई, दूर हट गई, अपवर्तित कर। और ऑब्जर्वर हमारा बाहर है, उसको किरण कैसे लगेगी, उसको तिरछी थोड़ी लगेगी, उसको तो ये लगेगा ये सीधी आ रही है, इसको ऐसे बढ़ाया, बढ़ा दिया ना इसको आगे। एक किरण को मैंने अभिलंबवत आपतित कराया, सीधी गई, ये कंडीशन पढ़ाइए ना, अभिलंबवत किरण है, तो अभिलंबवत किरण इसको यहां इस बिंदु पर काट रही है, यहां क्या बनेगा, इमेज, इमेज आई, आई से रिप्रेजेंट कर दिया। तो मुझे ये सिक्का यहां ना दिख करके उस ऑब्जर्वर को कहां दिखेगा, इस जगह पर दिखाई देगा, उठा हुआ, ठीक है, कोई डाउट, ठीक है ना, ये है, ये मैंने लिख रखा है, आपको लिखा दूंगा ये मैसेज, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है। पात्र की वास्तविक गहराई, अच्छा ध्यान रखना, गहराइयों को कहां से मापा जाता है, ऊपर से कि नीचे, तलीसे के ऊपर से, ऊपर से मापा जाता है, ध्यान रखना। ये वास्तविक गहराई पात्र की कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर दी। आवासी, आवासी वस्तु यही है ना, आवासी गहराई, आवासी गहराई को आप में स्मॉल, वो ये डी डैश से रिप्रेजेंट कर, कौन बड़ा है, कैपिटल डी बड़ा है, स्मॉल डी छोटा है, तो स्मॉल डी डैश लेस देन डी, ओके। तो इसका ये फॉर्मूला आ गया, बहुत क्लास है, अपवर्तनांक, क्योंकि ये प्रकाशित विरल माध्यम में वायु है, इसका अपवर्तनांक तो क्या होगा, मान लें अपन n1, n1 बराबर क्या आएगा 1, और सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 बराबर क्या आएगा n, क्योंकि वायु का तो 1 होगा ना, वायु से तो देख रहा है ऑब्जर्वर, सघन माध्यम n2 बराबर n हो गया, कुछ भी हो सकता है, जल हो, कांच हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ये आएगा। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो गया वास्तविक गहराई बटे आवासी गहराई, d अपॉन d डैश, बहुत फर्स्ट क्लास है। इसके राजस्थान बोर्ड ने न्यूमेरिकल भी पूछ लिया गया है। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या आता है, वास्तविक गहराई बटे आवासी गहराई, आसानी से आप निकाल सकते हो, या आवासी गहराई निकालनी हो, अपवर्तनांक का डिवाइडेशन हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा अपवर्तनांक, ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। फोर्थ नंबर का है पार्श्विक विस्थापन। ये कांच की आयताकार प्लेट है बेटा, या यूं कह लो आयताकार एक सिल्ली है, ठीक है ना, यहां 2 बार अपवर्तन होता है, ये प्रकाश एक सघन माध्यम होगा, कांच की सिल्ली है, वायु प्रकाश एक विरल माध्यम हो गया, बाहर भी प्रकाश एक विरल माध्यम वायु हो गई, वायु में रखी है। अब यहां पर मैंने प्रकाश किरण को तिरछी आपतित कराया, जहां आपतित होगी वहां आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, अपवर्तित होकर ये इस प्रकार से चली जाएगी, अपवर्तित हो गई, फिर जहां टकराएगी वहां आपतन बिंदु पर अभिलंब बनेगा, फिर ये निर्गत हो जाएगी, ये निर्गत हो गई। अगर ये अपवर्तित नहीं होती तो इसको कैसे जाना था, इस प्रकार से। ध्यान रखना, ये प्रकाश किरण का नियम है कि आपतित किरण और निर्गत किरण हमेशा हमेशा कैसी होती है, समांतर हो जाती है, ये इसके समांतर होगी। तो देखो बेटा, आपतित किरण की दिशा होगी ना, और ये क्या है, निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी होगी, लंबवत दूरी 90 का बना रखा है ना, जो लंबवत दूरी होगी उसे कहते हैं अपन पार्श्विक विस्थापन। ये पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर जरूर पूछता है इसको, प्रैक्टिकल वाला, क्यों ये प्रैक्टिकल हमारे सिलेबस में है बेटा, ओके, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। क्या है, दोबारा से सुन लो, ये कांच की सिल्ली पर किरण को आपतित कराया, सघन में गई, अभिलंब की ओर झुक गई, सघन से फिर विरल में जा रही है, सघन से कहां जा रही है, विरल में, अभिलंब से दूर हट गई, दूर हटेगी ना, तो जो आपतित किरण की दिशा है या आपतित किरण है उसकी कैसे हो जाएगी, बिल्कुल समांतर। तो ये जो बीच का गैप है ना, जो बीच की जो लंबवत दूरी
दूरी है उसे कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो डेफिनेशन क्या हुई? आपतित किरण और निर्गत किरण, इसे निर्गत बोलेंगे, अपवर्तित मत बोलना, निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। इसे यहां स्मॉल डी से व्यक्त किया गया है। क्लियर बेटा? तो ये अपवर्तन यहां तक फिनिश हो जाता है। अब जो पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रिटिकल एंगल एंड PIR। ओके, तो अभी उसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जरा डायग्राम को ढंग से साफ तरीका से, साफ बिल्कुल अच्छी तरीका से नोट कर लें। ओके, देखो बेटा, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, ध्यान रखना बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि देखो R का मान इस कंडीशन में 90 होना चाहिए। जब R का मान 90 होता है ना, तो उसके संगत जो आपतन कोण होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। तो देखो बेटा, मैं यहां पर एक कंडीशन बता रहा हूं आप लोगों को, जरा ध्यान से समझना। ये पृथककारी सतह है, देखो एक साथ ही समझा देता हूं। पृथककारी सतह मींस दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह। यहां बेटा प्रकाशिक सघन माध्यम है, तो मैंने ये जल भर दिया। ओके, ये जल है बेटा, यहां लिखना पड़ेगा प्रकाशिक सघन माध्यम जल, ठीक है ना। अपवर्तनांक N2 बराबर N, ऊपर क्या होगा? प्रकाशिक ब्रल माध्यम N1 बराबर 1। क्यों? वायु है ये, वायु में N1 बराबर 1 होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये सघन माध्यम है बेटा। अब मैंने बोला कि क्रांतिक कोण होता क्या है जब R का मान 90 हो। एक बात बताना, R कब 90 होगा? ये प्रकाश किरण ब्रल से आ रही है, ब्रल माध्यम से, ठीक है ना। यहां टकराई, जहां टकराती है वहां क्या बनता है? आपतन बिंदु पर अभिलंब, और ब्रल से सघन में आ रही तो अभिलंब की ओर झुक गई ना। ये कोण I और ये कोण R। क्यों बताओ आप? इस कंडीशन में क्या R में 90 कर सकता हूं क्या? कौन सी कंडीशन में? जब ब्रल से सघन में आ रही हो। भैया इस कंडीशन में तो कभी 90 नहीं होगा भाई, कभी भी नहीं हो सकता। कैसी भी स्टोरी बोल लो आप, कब होगा तो बताओ। जब मतलब R का मान 90 कब होना चाहिए? 90 कब होगा? जब ये अविलंब से दूर हटे। और अविलंब से दूर कब हटती है? जब सघन से कहां जाती हो? विरल में। सघन से कहां जाती हो बेटा? विरल में। तो ऐसे तो डायग्राम नहीं बनने वाला। तो बताओ कैसे बनेगा बेटा, किस प्रकार से बनेगा? तो जरा देखें, सघन से विरल में जानी चाहिए, ये सघन माध्यम। यहां टकराई, जहां टकराई वहां आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये ऑब्जेक्ट हो गया बेटा, कोई वस्तु, यहां वस्तु मान ले, ठीक है ना। O। अब सघन से ये कोण क्या है? I। I क्यों? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण, आपतन कोण। अब सघन से कहां जा रही है? विरल में, तो अभिलंब से दूर हटेगी, ये दूर हट गई, और ये एंगल क्या हो गया बेटा? R। वो समझ में आई? बोलो, कुछ ये स्टोरी आपकी समझ में आई ना? कैसे होगा? सघन से कहां जानी चाहिए किरण? विरल में। ये डेफिनेट, मतलब ये पक्का हो गया कि R का मान बढ़ाने के लिए R का मान तभी बढ़ेगा जब विरल से
सघन में नहीं, सघन से विरल में जानी चाहिए। क्लियर? अब क्या करूं? अब देखो इस किरण को आप ऐसे अज्यूम कर लो, ऐसे मान लो, कल्पना कर लो कि ये किरण मैंने पकड़ ली हाथ से। अगर मैं आई को कम करता हूं तो आर भी कम होगा, पक्का है ना? आई को अगर मैं बढ़ाता हूं तो आर भी बढ़ेगा। तो आई को कैसे बढ़ाना है? आई को बढ़ा दो, इसको ऐसे कर दो, तो यहीं से आप ऐसे आपतित करा दो, यहां टकराएगी, वहां टकराएगी, वहां आपतन बिंदु पर अविलंब एंड डैश। देखो बढ़ गया ना? आई का मान बढ़ गया नहीं बढ़ गया? बताओ। आई का मान बढ़ गया, देख लो, ये आई यहां था ये, और जैसे आई का मान बढ़ा तो आर का मान भी बढ़ा, और आर का मान कितना हो गया? ये आर बराबर हो गया मेरा 90 डिग्री। तीर का चिन्ह जरूर लगाया है। तो ये जो कोण है वो कहलाता है मेरा कौन सा? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को बहुत से आईसी से भी दर्शा लेते हैं, सी से भी दर्शा लेते हैं, या थीटा सी से भी दर्शा लेते हैं, किसी से दर्शा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह है क्रांतिक कोण की डेफिनेशन। क्लियर? समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन कैसे लिखना है? किरण किधर से किधर को जा रही है? सघन से विरल में। आर का मान क्या हो जाए? 90। क्रांतिक कोण कहलाता है। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज देख लो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश किरण के लिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश किरण के लिए जब आर का मान 90 डिग्री हो जाए, उसके संगत आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है ना बेटा? तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरित होती हुई प्रकाश किरण के लिए जब आर का मान 90 डिग्री हो जाए तो उसके संगत आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। शर्त भी हो गई कि सघन से विरल में ही जानी चाहिए। ठीक है ना? आर का मान 90 हो जाए, या वो पृथककारी सतह के कैसे हो जाए? समांतर हो जाए, ऐसे भी आप बोल सकते हो। अच्छा देखें यहां, अगर मैंने इस किरण को थोड़ा सा, एक सेकंड केस बता रहा हूं, अगर मैंने इसको और नीचे किया, नीचे करने पर क्या होगा? आई घटेगा। आई घटेगा तो आर का मान भी तो घटेगा, राइट? अगर मैंने आई को और बढ़ाया, इसको मैंने और ऊपर किया, क्या होगा? ये जो किरण है ना, ये उसी माध्यम में लौट के वापस आ जाएगी। ठीक है ना? और इसको घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR। ठीक है ना? जरा उसको भी बाद में पढ़ेंगे, पहले इस पर एक संबंध आता है, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध बहुत शानदार है, क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो यहां मैं लिख रहा हूं अपवर्तनांक एन व क्रांतिक कोण IC में संबंध। जरा ध्यान से समझना। अच्छा ध्यान रखना बेटा, यह घटना क्या अपवर्तन है? बिल्कुल है, 100% अपवर्तन है। तो अपवर्तन के नियम तो लग जाएंगे। जब अपवर्तन, ये घटना आप कह रहे हो कि अपवर्तन है, क्यों? आई भी है, आर भी है, अपवर्तन जैसा है, हो रहा है, अपवर्तन हो ही रहा है, तो अपवर्तन के नियम भी लग सकते हैं। तो इस कंडीशन में मैं स्नेल का नियम लगा देता हूं। तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या है बेटा? N1 sin I बराबर N2 sin R। ठीक है ना? कोई डाउट वाली बात नहीं है तो बताओ। देखो ये कैसे आता है, इसको देखें जरा। ये मैंने पढ़ाया था, आपको याद हो तो N2 बराबर N2 बटे N1 बराबर sin I बटे sin R, यही तो आता है बेटा। तिरछा गुणा कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाता है स्नेल का नियम?
N1 sin I बराबर N2 sin R। अब देखो N1 की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है। देख लो आप, साइन I की वैल्यू IC क्रिटिकल एंगल इक्वल टू N2 की वैल्यू बोलो, N2 की वैल्यू N। देखो N2 की वैल्यू क्या है, N। और N1 की वैल्यू 1 क्यों ली, क्योंकि वायु में है बेटा, और वायु के लिए अपवर्तनांक का वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। साइन R की वैल्यू क्या होती है इस कंडीशन में, 90। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे तो साइन IC बराबर क्या हो गया बेटा, N, और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखना, हमने यहां किस किस में रिलेशनशिप निकाली है, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक। तो अच्छा हमारी किरण किधर से किधर को जा रही है, किस दर से किधर को जा रही है बेटा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो अपन को इसको लिखने का जो तरीका आता है, N2 sin R। हाँ देखें, ये देखो आप, और इसी तरीका है अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। ठीक है ना। तो वो देखो मैं अभी बता चुका था आपको, अपवर्तन तो हो रहा है ना, तो अपवर्तन हो रहा है तो स्नेल के नियम भी लग सकते हैं ना, पक्की बात है। तो देखो बेटा किस प्रकार से लगेगा स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम मैंने बताया था, 1N2 बराबर क्या सूत्र होता है, N2 बटे N1 sin I बटे sin R। ओके। तो देखो बेटा इस फॉर्मेट से आप देखें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो N1 sin I बराबर N2 sin R। ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आपने, जो भी वैल्यू मानी है। ठीक है ना। हाँ इसमें देखें आप, N1 की वैल्यू देखें, N1 हमेशा वो लिया जाता है, यहां पर देखो एक बात ध्यान रखना, कभी भी गलती नहीं होगी आपसे, जो आपतन कोण है ना, आपतन कोण वाला अपवर्तनांक लिया जाता है। रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स लेते हैं, कौन सा लेते हैं बेटा, आपतन कोण वाला। कभी भी आपसे गलती नहीं होगी, थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक हो गई ना, मामला खराब हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा पिछले बारे में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मामला खराब हो गया था। ये देखो N1 sin I, ठीक है ना। N1 किससे जा रही है, आपतन कोण वाला ही है क्या अपवर्तनांक। I कौन से माध्यम में माना है मैंने, सघन में, डेंसर मीडियम में, मीडियम डेंस है हमारा यहाँ। तो इसी का अपवर्तनांक लेना है, N1 इसी में मानना पड़ेगा। N1 देख लो, N ले लिया, I की वैल्यू बोले IC इक्वल टू R कौन से माध्यम में, देखो जरा देखें आप, कभी भी गलती नहीं होने वाली। R कौन से माध्यम में, रेयर मीडियम में। ठीक है ना। विरल माध्यम का अपवर्तनांक लेना पड़ेगा फिर, और विरल माध्यम का अपवर्तनांक बोले वायु, और वायु का क्या होता है, 1 और साइन 90। ये बिल्कुल राइट है। अब देखिए साइन 90 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 1 होती है ना। तो N साइन IC बराबर 1। तो क्या हुआ बेटा, मुझे किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, साइन IC। तो साइन IC बराबर हो गया 1/N। ठीक है ना। तो ये अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मेन समझो आप, कि अपवर्तनांक जिस माध्यम का ज्यादा होगा उसमें क्रांतिक कोण उतना ही कम आएगा। कहने का पर्पज क्या है, जल भरा हुआ है बेटा, जल की जगह में ग्लिसरीन भर लूं तो अपवर्तनांक बढ़ेगा ना। अपवर्तनांक बढ़ा तो क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। तो ग्लिसरीन में ना क्रांतिक कोण कैसे आने वाला है, जल की तुलना में कम। क्यों, ग्लिसरीन का अपवर्तनांक जल से ज्यादा होगा। क्लियर। और मैं और आपको क्लियर करा दूंगा,
यहाँ पर थोड़ा सा मैंने रिलेशन बता दिया है आपको। 1 नंबर का ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया गया है, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। इसको एक बार और समझ लें, किस प्रकार से निकाला, स्नेल का नियम लगाना है, ये जानते हो बेटा आप। अपवर्तन की घटना हो रही है इस कंडीशन में, अगर मैंने किरण को थोड़ा सा ऊपर और कर दिया तो आई का मान बढ़ जाएगा ना क्रांतिक कोण से, तो ये किरण कहां जाएगी, यहां आ जाएगी। अब अपवर्तन नहीं होगा, होगा क्या, अब नहीं होगा, और अपवर्तन नहीं होगा तो इस कंडीशन में अपवर्तन स्नेल का नियम भी नहीं लगेगा। यहां तक ये क्रिटिकल केस है, यहां तक अपवर्तन आपका हो रहा है तो स्नेल का नियम में लगा सकता हूं, ये मैंने पढ़ा दिया था। ध्यान रखना, जो यहां पर कोण होता है ना उसी का अपवर्तनांक होता है। यहां थोड़ी सी भी आपने भूल भूल चूक कर दी ना, पटरी से गाड़ी उतर जाएगी, ध्यान रखना। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये आ गया क्लियर, कोई डाउट नहीं है। तो आ जाए 1 नंबर का पूछ लेता है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध, तो क्या आएगा, sin IC बराबर 1/n। क्लियर बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब देखो हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसी डायग्राम से देखें आप, तो क्या होगा बेटा, ये पृथककारी सतह है, अभी पढ़ाया था मैंने, पृथककारी सतह है। पृथककारी सतह। अब देखो ये TIR है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखो बेटा ये कैसे होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, जरा कैसे समझोगे आप लोग, ये जानते हो, ये क्रांतिक कोण की डेफिनेशन हो गई। अब मैं आई की वैल्यू जरा IC से तनिक बढ़ा दूं, इस किरण का क्या होगा बताओ, कि इसी माध्यम में लौटकर वापस आ जाएगी। तो देखो बेटा, बढ़ाने के लिए आपको यहीं से यहां पर आपतित करा देना है आपको, जहां टकराएगी वहां कौन सा बिंदु बताओ, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अविलंब N डबल डैश, और ये किरण इसी माध्यम में वापस लौट कर आ जाएगी, ठीक है ना, इसी माध्यम में वापस लौट के आ गई बेटा। तो बताओ इस कंडीशन में बताओ आपतन कोण का मान क्या हुआ, इससे कंपेयर करें तो अपन I की वैल्यू IC से थोड़ी ज्यादा हो गई ना, और जब I की वैल्यू IC से ज्यादा हो जाएगी तो ये किरण उसी माध्यम में वापस लौट कर आ जाएगी। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। इस स्थिति में ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है, ध्यान रखना, 100% ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए यह घटना कहलाती है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। तो डायग्राम यही बनेगा, सघन माध्यम, विरल माध्यम ऊपर, प्रकाशिक विरल माध्यम, ठीक है ना। और ये कौन सा होगा, N2 बराबर 1 होगा, क्योंकि वायु है। डेफिनेशन सुन लें जरा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरित होती हुई प्रकाश किरण के लिए जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण पृथककारी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना में ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है, 100% ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, जितनी आपतित हो रही है उतनी प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। इस घटना की काफी शानदार अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, वो हम बताएंगे आपको। तो ये डायग्राम आपकी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि पूर्णांतरिक परावर्तन की शर्त क्या है।
कौन सी कंडीशन होना जरूरी है कि तब आपका TIR होगा। तो इसके लिए दो शर्त तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको दिख गई होंगी, डायग्राम देख करके ही विजुअलाइज हो रही होंगी आपको। पहला केस है बेटा कि किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जानी चाहिए, सघन से विरल में, ओके। और दूसरा केस क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो ये दो केसों को विशेष ध्यान रखें। कौन कौन से हैं? नंबर 1, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरित होनी चाहिए। दूसरा केस, दूसरी शर्त, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये दो कंडीशन है तो आपका आसानी से पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात TIR हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसको आप बार बार लिख लिख के लर्न करें। थैंक यू।